हेलो दोस्तों। अपग्रेड वनडे एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विशाल आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अभी उत्तर प्रदेश लेखपाल 2022 की परीक्षा की डेट नज़दीक है और इतनी नज़दीक परीक्षा तिथि में हमें प्रैक्टिस सेट पर ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो पढ़ना था वो हम पढ़ चुके हैं। अब हमें ये देखना है कि हमने जो पढ़ा है क्या वो वाकई में हमें आता है। और ये देखने का सबसे अच्छा तरीका है कि प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व कर पाएँ उतना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। इसी क्रम में प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ लेकर के मैं भी आया हूँ। ये पहली प्रैक्टिस सेट है। आइए पढ़ने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि हमारी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत गाँव में बसता है, यह किसने कहा था। इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी गांवों के विकास पर ज़्यादा जोर देते थे और वो ये हमेशा कहा करते थे कि किसी भी राष्ट्र का विकास गांव के विकास से ही होकर के जाएगा। स्पेशली भारत के संदर्भ में तो यही कहते थे कि भारत गांवों का देश है और गांव का विकास होगा तो राष्ट्र का विकास होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रामणी का पद कभी वंशानुगत तो कभी नामित तथा कभी निर्वाचित रहा होगा। यह कथन किसका है। ऑप्शन है मैकडोनाल्ड, रेटजेल, बर्गल, कोहेल। इसका आंसर है मित्रों ए, मैकडोनाल्ड इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन होता था। देखिए, ये तो क्वेश्चन से ही पता लगेगा कि इसका आंसर क्या है। ऋग्वैदिक काल में ग्राम का मुखिया ग्रामणी होता था। ग्राम से ग्रामणी, ग्राम से ग्रामणी। कई गांवों को मिला करके विष बनता था। यदि यदि गांव की जगह यहाँ पर अगर विष लिखा होता तो इसका उत्तर विषपति हो जाता, लेकिन चूंकि गांव लिखा है इसलिए इसका उत्तर होगा ग्रामणी। नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य काल में गांव में हदबंदी भूमि एवं मकान का पंजीयन कर की छूट एवं जनगणना का कार्य कौन करता था। ऑप्शन है प्रतिष्ठा, स्थानिक, गोप और ग्रामणी। तो इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा सी, गोप इसका आंसर होगा, गोप। संगम काल में नगरीय और ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख कौन होता था। महत्तर, गौमिल्य, ग्रामणी और मन्नाम। ये इसका आंसर डी होगा मित्रों। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये होगा मन्नरम। मन्नरम इसका आंसर होगा मन्नरम। संगम काल में नगरीय और ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख कौन होता था। मन्नरम होता था। चलिए क्वेश्चन 6 पे चलते हैं हम लोग। चोल काल के ग्रामीण प्रशासन में सामान्य लोगों की संस्था कौन सी थी। अग्रहार, वारियम, तनिजूर और उर। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों डी। इसका उत्तर होगा डी, उर। दरअसल क्या होता था कि इसमें गांव के लोग ही भाग लेते थे। इस संस्था में गांव के लोग ही भाग लेते थे और उसी संस्था को ही उर कहा जाता। उर की बैठक में ही ग्रामवासी भाग लेते थे और वो अपने सामाजिक समस्याओं का एक दूसरे से मतलब अपनी सामाजिक समस्याओं के बारे में चर्चा करते थे और उसका समाधान खोजने की कोशिश करते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। शेरशाह के काल में स्थानीय शासन को कितने भागों में बांटा गया था। तो शेरशाह के काल में स्थानीय भागों को 3 भागों में बांटा गया था। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। वो 3 भाग होते थे, सूबा या इक्ता, सरकार और परगना। ठीक है, सूबा या इक्ता, सरकार और परगना। तो शेरशाह के काल में स्थानीय शासन को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश काल में किसे स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है। ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, वारेन हेस्टिंग्स, चार्ल्स मेडकॉफ,
लॉर्ड वेलेजली। इसका आंसर होगा मित्रों ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन इसका आंसर होगा। दरअसल लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884 के बीच में था और स्थानीय स्वशासन के जन्मदाता के रूप में इनको जाना जाता है। इन्होंने 1882 में स्वशासन की शुरुआत की थी और इसी के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्ड भी बनाए गए थे। तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड रिपन। स्वतंत्रता से पूर्व सेवाग्राम योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1932, 1933, 1935, 1936। इसका आंसर होगा मित्रों 1936। 1936 में स्वतंत्रता पूर्व ग्राम सेवा शुरू की गई थी। दरअसल इसे शुरू करने का श्रेय भी महात्मा गांधी को ही जाता है। महात्मा गांधी ने ही ग्राम सेवा योजना की शुरुआत की थी 1936 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में स्थानीय सरकार का विषय किस अनुसूची में रखा गया है? भारत के संविधान में स्थानीय सरकार का विषय किस अनुसूची में रखा गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। जो चीज़ें फैक्ट हैं उस पर ज़्यादा ध्यान न दे करके हम लोग सीधे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी हमें ये देखना है कि हम कितना पढ़े थे और कितना नहीं पढ़े थे। जो पढ़े हैं क्या वो हमें आ रहा है? नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन के माध्यम इस वीडियो को अगर आप 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस और उनके ऑप्शन याद हो जाएंगे। और निकट कुछ ही दिनों के बाद परीक्षा है तो क्वेश्चन भी दिमाग से उतरेगा नहीं। यदि आप 2 बार भी इस वीडियो को अगर मन से देख लेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, ये तय है। चलिए 11वां क्वेश्चन है, भारतीय ग्रामीण समाज की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? संयुक्त परिवार, कृषि व्यवसाय, अनुशासनबद्ध परिवार, उपयुक्त सभी। देखिए ग्रामीण समाज की विशेषता तो वैसे तो इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं, जैसे उपभोग पर आधारित आर्थिक संरचना हो गई, ठीक है। बंद सामाजिक स्तर भी एक इसका उदाहरण होता है। प्रत्येक गांव की एक पृथक सामाजिक इकाई होती है, लेकिन इसके साथ साथ ये तीनों भी हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। संयुक्त परिवार, कृषि व्यवसाय और अनुशासनबद्ध परिवार, ये तीनों भारतीय ग्रामीण समाज की विशेषताओं में शामिल हैं। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी थी? किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी थी? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, रॉबर्ट रेडफील्ड। देखिए चारों ऑप्शन भी पढ़ सकता हूँ मैं, लेकिन मुझे लगता है कि समय व्यर्थ होगा। सीधे सीधे जिन क्वेश्चंस का सिर्फ आंसर बताना है उसका आंसर बता कर के आगे निकलते हैं। ठीक है मित्रों, बहुत समय व्यतीत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है जहाँ समाज में अनौपचारिकता पाई जाती है, कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, प्राथमिक समूह में प्राथमिकता होती है, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों विशेषताएं ग्रामीण समुदाय में पाई जाती है, या ये तीनों उपस्थित रहेंगी तो कहा जाएगा कि वो समुदाय ग्रामीण समुदाय है। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है? तो इसका आंसर होगा लगभग 83.3 करोड़, 83.3 करोड़ ग्रामीण समुदाय की ग्रामीण आबादी है। निम्न में से कौन सा कृषि से संबंधित नहीं है? वाई के अलग समिति, गाडगिल रिपोर्ट, खीरागत रिपोर्ट, कृष्णमाचारी रिपोर्ट। देखिए इसका आंसर तो होगा ए, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। वाई के अलग समिति कृषि से संबंधित है। इसके अलावा जैसे गाडगिल रिपोर्ट कृषि ऋण पर संबंधित था, कृषि की ऋण से संबंधित जो रिपोर्ट आई थी वो गाडगिल से संबंधित थी, ठीक है।
और इसके अलावा जैसे कृष्णाचार्य रिपोर्ट जो था वो भी कृषि पर ही संबंधित था, लेकिन वो कृषि मूल्य पर संबंधित था। माफ़ी चाहता हूँ, दरअसल इसमें ये लिखा है कि कौन सा कृषि से संबंधित नहीं है। तो वाईके अलग समिति कृषि से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों कृषि से संबंधित हैं। गार्डिकल रिपोर्ट कृषि ऋण पर संबंधित था, कृष्णाचार्य रिपोर्ट कृषि मूल्य पर संबंधित था, और वाईके अलग समिति कृषि से संबंधित नहीं था, बल्कि ये था शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो कितने कैलोरी मात्रा की ज़रूरत पड़ती है उसका निर्धारण किया था वाईके अलग समिति ने। तो क्वेश्चन पर यह ध्यान देना बड़ा ज़रूरी होता है, कभी कभी पूछ लेता है नहीं है और हम हाँ दें, जैसे मुझसे भी गलती हो गई। तो यहाँ पूछा है नहीं है, तो कृषि से संबंधित को वाईके अलग समिति नहीं है, बाकी तीनों समितियाँ कृषि से संबंधित हैं। गाडगिल कृषि ऋण पर संबंधित है, कृष्णाचारी कृषि मूल्य पर संबंधित है, और खैराकत रिपोर्ट जो है वो कृषि विकास पर संबंधित है। तीनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। योजना समिति का गठन कब किया गया था? 1937, 1938, 39 और 40। तो योजना समिति का गठन किया गया था 1938। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। किसान कॉल सेंटर कब से कार्यरत है? 2002, 2003, 2004, 2005। इसका आंसर होगा मित्रों ऑप्शन सी 2004। 2004 से किसान कॉल सेंटर कार्यरत है। ठीक है, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान प्रारंभ किया गया था? 40, 1940, 1942, 1944, 1948। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1942 में अधिक अन्न उपजाऊ अभियान प्रारंभ किया गया था। निम्न में से किसने सामुदायिक विकास योजना के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? डगलस एन सिमकर, हैरी जॉनसन, चेस्टर बाउल, समाजशास्त्री कॉल टेलर। तो इसका आंसर होगा मित्रों हैरी जॉनसन। हैरी जॉनसन ने ही सामुदायिक विकास योजना के निर्माण में सहयोग किया था। दरअसल इस योजना का जो मूल उद्देश्य था वह सहकारिता और स्वयं सहायता से संबंधित था, है ना। तो हैरी जॉनसन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? शामिल है नहीं, प्रश्न पूछ रहा है शामिल नहीं है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम और असम। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको हाँ इसका ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सिक्किम शामिल नहीं है, बाकी असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा ये तीनों शामिल हैं। ठीक है, चलिए भारतीय समाज प्राथमिक रूप से उदाहरण है ग्रामीण, शहरी, महानगरी, इनमें से कोई नहीं। तो भारत कामों का देश है, तो इसीलिए प्राथमिक रूप से किसका उदाहरण होगा? जाहिर सी बात है ग्रामीण। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय ग्रामीण विकास के संदर्भ में सही संबंध बताइए। कृषि से, संस्कृति से, कृषि एवं संस्कृति से, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कृषि एवं संस्कृति से। भारतीय ग्रामीण विकास के संदर्भ में सही संबंध क्या है? कृषि और संस्कृति। गांव के लोग वैसे भी कृषक तो होते ही है, वो अपनी संस्कृतियों को बहुत मजबूती से पकड़ के चलते हैं, और एक अनूठा संबंध होता है कृषि और संस्कृति का। कृषि से संबंधित देखिए हमारे यहाँ त्यौहार भी मनाए जाते हैं, तो वो संस्कृति और कृषि दोनों एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कौन सा त्यौहार फसल कटाई के दौरान माना जाता है? बैसाखी, पोंगल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। देखिए आ गया ना संस्कृति। बैसाखी और पोंगल ये फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है,
और ये दोनों कृषि से संबंधित हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। उगाड़ी मुख्य रूप से फसल काटने के समय मनाए जाने वाले त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, हरियाणा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक में उगाड़ी त्यौहार मनाया जाता है जो फसल काटने के समय ही मनाया जाता है। दरअसल सच पूछिए तो उगाड़ी दक्षिण भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह कर्नाटक के अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में भी मनाया जाता है। यह पर्व चैत्र मास के प्रथम दिन मनाया जाता है। यह पर्व चैत्र मास के प्रथम दिन मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। प्रश्न है, ग्रामीण सुधार एवं भूमि सुधार किस काल में प्रारंभ हुई? मुगल काल, मौर्य काल, ब्रिटिश काल और शुंग काल। देखिए सर पूछे तो ग्रामीण सुधार और भूमि सुधार जैसी चीज़ें ब्रिटिश काल में ही प्रारंभ हुई थी। भूमि सुधार को लेकर के ढेर सारी योजनाएं बनाई गई थी और ग्रामीण विकास को लेकर के तो अभी हम लोगों ने पीछे ही पढ़ा कि लॉर्ड रिपन था जो स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश काल। मुख्यमंत्री आवास योजना को लागू करने का निर्णय कब लिया गया था? मुख्यमंत्री आवास योजना को लागू करने का निर्णय कब लिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन डी, 30 जनवरी 1918 को। 30 जनवरी 1918 को मुख्यमंत्री आवास योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। एमडी मिड डे मील कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? नामांकन वृद्धि, पोषण स्तर बढ़ाना, प्रतिधारणा और उपस्थिति सुधारना। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। दरअसल मिड डे मील को लागू करने के पीछे का मेन कारण ये था कि एक तो जो गाँवों में खाने को लेकर के एक समस्या रहती है बच्चों के लिए, वो दूर करना, उनका पोषण स्तर बढ़ाना। इससे बच्चे स्कूल में जाएंगे तो नामांकन वृद्धि भी होगी। ठीक है, और प्रतिधारणा उपस्थिति को सुधारना। बच्चे जाते नहीं थे, बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे, तो इसी बहाने कम से कम बच्चे पढ़ने जाने लगे। तो ये तीनों ही इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जाति व्यवस्था को राम राज्य के लिए सबसे घातक किसने माना है? भगत सिंह, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर। इसका आंसर होगा मित्रों ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वैसे ही जाति व्यवस्था को बहुत ख़राब मानते थे और हरिजन उत्थान को लेकर के उन्होंने बहुत काम किया है। महात्मा गांधी मानते थे, चूँकि राम राज्य की कल्पना भी महात्मा गांधी ही किए थे और वह राम राज्य की स्थापना में जाति व्यवस्था को बहुत बड़ा घातक मानते थे। वो कहते थे कि यदि जाति व्यवस्था रहेगी तो राम राज्य स्थापित नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। सर्व शिक्षा अभियान एक व्यापक कार्यक्रम के तहत प्राप्त करना चाहता है क्या? संपूर्ण शिक्षा, सार्वभौमिक प्राथमिक साक्षरता, प्राथमिक शिक्षा, इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सार्वभौमिक प्राथमिक साक्षरता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप किसी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति देखकर उस राष्ट्र के हालात बता सकते हैं। उपयुक्त कथन किसका है? सुचेता कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम, विजय लक्ष्मी पंडित। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें से क्या एक आंगनबाड़ी केंद्र में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधा नहीं है? याद रखिएगा, पूछ रहा है नहीं है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को टीकाकरण, तो ये तो है। ठीक है, 15 से 43 वर्ष की आयु वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए पोषण, तो आंगनबाड़ी बेसिकली बच्चों के लिए ही है, महिलाओं के लिए है। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। ये सुविधा नहीं है, बाकी तीनों सुविधाएं हैं। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का टीकाकरण भी होता है, नए जन्मे शिशुओं की देखभाल भी होती है
और गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल भी आंगनबाड़ी में कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के शिक्षार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है। जवाहर नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय यह अनुसूचित जनजाति शिक्षार्थियों के लिए इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शैक्षणिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने हेतु किस आयोग का गठन किया गया? कोठारी आयोग, सरकारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग, मेहता आयोग। इसका आंसर होगा मित्रों ऑप्शन ए, कोठारी आयोग। कोठारी आयोग भारत में शैक्षणिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने हेतु इसका गठन किया गया था। कोठारी आयोग की स्थापना सच पूछे तो 1964 में की गई थी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 1964 में कोठारी आयोग की स्थापना की गई थी। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किए थे दौलत सिंह कोठारी। दौलत सिंह कोठारी इसकी अध्यक्षता किए थे। वो उस समय यूजीसी के तत्कालीन अध्यक्ष भी थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1966 में दी थी। हाँ, मैं कंफर्म हूँ, 1964 में इसकी स्थापना की गई थी और 1966 में उन्होंने रिपोर्ट दी थी। कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी। दौलत सिंह कोठारी जो यूजीसी के तत्कालीन अध्यक्ष भी थे। इसी वर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? ये कृषि वर्ष है, ये मिसप्रिंट है मित्रों, ये है कृषि वर्ष। कृषि वर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 जुलाई से 30 जून। 1 जुलाई से 30 जून कृषि वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सीता किसे कहा जाता है? ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि, सरकारी भूमि, किसान भूमि और निजी भूमि। इसका आंसर होगा मित्रों ऑप्शन बी, सरकारी भूमि। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता है। दरअसल मौर्य काल में सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था, ठीक है। और इससे जो कर प्राप्त होता था, जो टैक्स प्राप्त होता था, उस कर को सीता कहा जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अंग्रेजी गवर्नर जनरल के समय में इराजेदारी प्रथा शुरू की गई थी? विलियम बेंटिक, कैनिल, डलहौजी, वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन डी, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही इराजेदारी व्यवस्था स्टार्ट की गई थी। दरअसल इराजेदारी प्रथा 1972 में वारेन हेस्टिंग्स ने शुरू करवाया था और ये पंचवर्षीय योजना थी, जो ठेके की भूमि थी। एक प्रकार से ठेके पर ये चलती थी। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि ठेके पर दे दी जाती थी 5 सालों के लिए, ठीक है। और फिर वो उस भूमि पर कृषि करवाता था और वो टैक्स देता था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, वारेन हेस्टिंग्स। रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की थी? मुंबई, असम, बारामहल, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, बारामहल। सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामहल में लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1992 में लागू की गई थी। रैयतवाड़ी तमिलनाडु में है और इसका जनक थॉमस मुनरो को माना जाता है। थॉमस मुनरो के साथ साथ कर्नल रीड थे जो इसके जनक माने जाते हैं। और रैयतवाड़ी व्यवस्था का संबंध भी ब्रिटिश काल से ही है, ठीक है मित्रों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? ओल्ड मैकेंजी, टॉमस रो, मार्टिन वर्ड, वारेन हेस्टिंग्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ओल्ड मैकेंजी। ओल्ड मैकेंजी महालवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता माने जाते हैं। यह महालवाड़ी व्यवस्था के सच पूछिए तो यह ब्रिटिश काल में
बहुत चर्चित व्यवस्था है और इसका जो मेन क्षेत्र था वो था उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश के भी कुछ भागों पर यह लागू था। या यूँ कह सकते हैं कि जितना भी ब्रिटिश क्षेत्र था पूरा, उसमें लगभग 30% भूभाग पर महालवाड़ी व्यवस्था लागू थी। ठीक है, इसका ऑप्शन है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, ओल्ड मैकेंजी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में बलि से क्या अभिप्राय था? एक प्रकार का भू राजस्व, सिंचाई पर कर, जानवरों की हत्या पर कर, चोरी पर कर। इसका आंसर है मित्रों, एक प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था। यह बलि जो है एक प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था थी जो मौर्य काल में लागू थी और ये पूरी उपज का 1/6 की दर से लगाया जाता था। कितने दर से? 1/6 की दर से ये भू राजस्व व्यवस्था लगाई जाती थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। सिंचाई का वर्णन किस अभिलेख में वर्णित है? जूनागढ़, सांची, शहनाजगढ़ी और लगमान। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जूनागढ़। सिंचाई का वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख में जैसे देखिए, जूनागढ़ अभिलेख में गुप्त शासक रुद्रदामन की विजय के बारे में भी बताया जाता है। ठीक है, और सिंचाई का उल्लेख इसी में है। इसी के साथ साथ सुदर्शन झील की भी मरम्मत का उल्लेख भी इसी में मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जूनागढ़ अभिलेख। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 16 जुलाई 1929 को। 16 जुलाई 1929 को कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी। दरअसल ये रॉयल कमीशन की कृषि रिपोर्ट के आधार पर ही इसकी स्थापना की गई थी। 16 जुलाई 1929 इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, जबीर की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ और शेरशाह। तो जबीर की शुरुआत सच पूछे तो शेरशाह के शासनकाल में हुई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में गांवों की खेती की नपाई की अंतिम इकाई क्या है? गज, हेक्टेयर, बिस्वा और बीघा। तो इसका आंसर हो जाएगा गज। गज सबसे गांव की खेती में गज इकाई के रूप में काम करता है, अंतिम इकाई मानी जाती है गज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में सिंचाई को क्या कहा जाता था? उदय भाग, सेतुबंध, भाग और बल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उदय भाग। मौर्य काल में सिंचाई को उदय भाग कहा जाता था। दरअसल इस काल में क्या था, सिंचाई उदय भाग एक कर के रूप में मौर्य काल में लिया जाता था, जो 1/3 भाग के रूप में लेते थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उदय भाग। मौर्य काल की अर्थव्यवस्था के नितंबों पर आधारित थी। ये देखिए, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर होगा स्तंभों पर आधारित थी। मौर्य काल की अर्थव्यवस्था किन स्तंभों पर आधारित थी? ये मिसप्रिंट है, माफ कीजिएगा। किन स्तंभों पर? किन स्तंभों पर आधारित थी? मौर्य काल की अर्थव्यवस्था किन स्तंभों पर आधारित थी? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, कृषि, पशुपालन और उद्योग। ये तीनों स्तंभों पर आधारित थी मौर्य काल की अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को, सभी जानते हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा जैसे 24 जनवरी को मनाया जाता है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस।
राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। फिर से बता देता हूँ, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सघन कृषि विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? सघन कृषि विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन है 1964 में सघन कृषि विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। ठीक है मित्रों, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी 18 नवंबर सन 2004 को। 18 नवंबर सन 2004 को राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति के समय भारत के तत्कालीन कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन थे? हरित क्रांति के समय भारत के तत्कालीन कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। तत्कालीन कृषि मंत्री थे सुब्रमण्यम। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी और भारत के केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री थे सी सुब्रमण्यम। पूरा नाम है सी सुब्रमण्यम। सी सुब्रमण्यम। सी सुब्रमण्यम इनका पूरा नाम है। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन देखते हैं, CSIR गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कोयम्बटूर। कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। ठीक है। जबकि तिरुचिरापल्ली में, जिसको त्रिची बोलते हैं, यहाँ पर राष्ट्रीय केला अनुसंधान स्थित है। चिकमगलूर कॉफ़ी अनुसंधान के लिए जाना जाता है। ठीक है। और गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर में है, जो तमिलनाडु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था पंतनगर में। कहाँ पर? पंतनगर में। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। पंतनगर उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। जिसका पूरा नाम है गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है मित्रों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण विकास का तात्पर्य है। ग्रामीण विकास का तात्पर्य है कृषि का विकास, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं, ग्रामीण लोगों के बीच कृषि का प्रसार, सब कुछ जो ग्रामीण लोगों की जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो जाहिर सी बात है, गांव का विकास सर्वांगीण विकास कब माना जाएगा? जब प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो, तो वो संपूर्ण विकास माना जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, सब कुछ जो ग्रामीण लोगों की जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण सामाजिक विकास में सर्वाधिक योगदान दिया है? निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण सामाजिक विकास में सर्वाधिक योगदान दिया है? भूमिहीन कृषकों को देशी भूमि के पट्टे देना, समाज के कमजोर वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने में, संविधान के 73वें संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण, और राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का क्रियान्वयन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, संविधान के 73वें संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 स्थानों पर महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया गया था। दरअसल इसमें क्या था मित्रों कि सामाजिक विकास के लिए महिलाओं का उत्थान बहुत आवश्यक था और वो हो नहीं पा रहा था। लिहाजा इसको संविधान के माध्यम से मैंडेटरी इसलिए किया गया कि कम से कम इसी माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका बढ़ेगी। ठीक है। और ग्रामीण सामाजिक विकास में योगदान होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी।
कृषि कार्यों के लिए ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है? पुरोहित, ग्रामीण महाजन, जमींदार और श्रमिक। इसका आंसर होगा मित्रों ऑप्शन बी, ग्रामीण महाजन। कृषि कार्यों के लिए गांव में ऋण की जो व्यवस्था करता था, ऋण देने की जो व्यवस्था करता था ब्याज पर, वो ग्रामीण महाजन करता था गांव में। उनका दर काफ़ी ऊंचा होता था, क्योंकि उस समय कोई ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी जो उन पर प्रतिबंध लगा सके। तो ऋण उपलब्ध कराने का काम ग्रामीण महाजन ही करते थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रामीण महाजन। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई क्या है? परिवार, गांव, शहर और देश। तो ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई गांव है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, बी है। दरअसल ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई गांव है। ग्रामीण समुदाय में स्थानीय क्षेत्रों के लोगों की सामाजिक और जो अंतःक्रिया है उसकी संस्थाएं शामिल होती हैं, जिसमें खेतों के चारों ओर जो झोपड़ियाँ होती हैं वो गांव में ही रहती हैं, और उनके सामान्य क्रियाकलाप का केंद्र भी गांव ही होता है। ठीक है, तो इसी वजह से ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई गांव को ही माना जाता है। तो ये रहा हमारा आज का सीरीज। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया ही हमारे कार्य में सहायक सिद्ध हो सकती है। अगर कहीं कुछ गलत है, कहीं सही है, तो आप बताएंगे, उसी हिसाब से फिर हम इसको और इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। ठीक है मित्रों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। धन्यवाद, नमस्कार।